Good evening, students. In my previous video, I explained the story Lost Spring up to page 14th. Now, in this video, I am going to explain the same story from page 15th. So, now let's begin. I remember a story a man from Udipi once told me. The narrator or writer, Anis Jang, says that she remembers a story a man from Udipi once told her. As a young boy, he would go to school past an old temple, and that when that man was a boy, when he was a small boy, young means small, when he was a small boy, he would go to school past an old temple. तो जब वह छोटा लड़का था यानी बच्चा था तो वह स्कूल जाया करते थे. जो कहाँ था स्कूल? पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी पहले एक टेम्पल पड़ता था मंदिर और फिर उसके आगे स्कूल पड़ता था. वेयर जहाँ की हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जिस मंदिर में उसके फादर एक पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल. ब्रीफली मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, और थोड़ी देर के लिए वह उस मंदिर पर ये रुकता था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ा जूता के लिए वह प्रे करता था, प्रार्थना करता था. 30 years लेटर, 30 साल बाद, लेटर मीन्स बाद या बाद में, आई विजिटेड हिज टाउन. नरेटर कह रही है कि मैं उसके शहर गई एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में भी गई, which was now drowned in an air of desolation. Air of desolation means a desolate place, an abandoned place, सुनसान वीरान जगह, like a खंडहर. So when the narrator or writer Anis Jung, when she went there, when she visited that town and that temple after 30 years, okay, then she found that that temple was drowned in an air of desolation. यानी वह एक खंडहर की तरह हो गया था, वह एक सुनसान वीरान जगह की तरह लग रहा था. In the backyard of that temple, yard means open space, backyard means it means the open space that was at the back of the temple. So in the backyard where lived the new priest, और उस मंदिर के पीछे खुले जगह में जहाँ की अब नया पुजारी रहता था, देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद कलर के प्लास्टिक चेयर्स थे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक स्मॉल बॉय जो कि ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था. वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और जो कि मोजा और जूता यानी जूता मोजा पहना हुआ था. अराइव्ड पैंटिंग. पैंटिंग मीन्स टू ब्रीथ हैविली, इट मीन्स और टू हैव डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, यानी हाफना है यहाँ मीनिंग. अराइव्ड पैंटिंग. तो एक अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा जो कि ग्रे यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वह जूता मोजा पहना हुआ था, वह वहाँ पहुँचा, हाफते हुए वहाँ पहुँचा. एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड पे वह अपना स्कूल बैग फेंक दिया मीन्स फेंक के रख दिया. दिस इज़ द हैबिट ऑफ Generally, this is the habit of a schoolboy. Looking at the boy, उस लड़के को देख के, I remembered the prayer another boy had made. नरेटर कह रही है, राइटर कह रही है कि मुझे याद आ गया. क्या? वह प्रेयर याद आ गया जो किसी दूसरे लड़के ने कभी प्रे किया था. The prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. So, looking at that boy, the narrator or writer Anis Jung, she remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. कि जब उस दूसरे लड़के को, जब उसको फाइनली एक जोड़ा जूता मिल चुका था, और तब जब उस बच्चे ने प्रे किया था गॉडेस को, लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझे यह खोने नहीं दीजिएगा यह पेयर ऑफ शूज़. किसको? गॉडेस को जब प्रे किया, इसका मतलब कि those pair of shoes should not be lost. तो ये इसको याद आ गया. किसको? नरेटर को. The goddess had granted his prayer. नरेटर कह रही है कि उनको ऐसा लगा कि गॉडेस had granted his prayer, कि जैसे गॉडेस जो है उसके प्रेयर को ग्रांट कर ली थी, मंजूर कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी. क्यों? बिकॉज यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़. वियर का पास्ट टेंस है, वोर शूज़, क्योंकि यंग बॉयज, स्मॉल बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, उस पुजारी के बच्चे के बेटे की तरह अब शूज़ पहनते थे. इट मीन्स नाउ द शूज़ वर अवेलेबल टू द यंग बॉयज. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से अन्य बच्चे लाइक द रैग पिकर्स, कचड़ा चुनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस,
वो अभी भी क्या है, शूलेस है, यानी उनके पास जूता नहीं है। तो नरेटर यही कह रही है, राइटर यही कह रही है कि बट मैनी अदर्स like the rag pickers, it means many other children like the rag pickers in her neighborhood are still shoeless, वो अभी भी उनके पास जूता नहीं है, वे अभी भी shoeless है। फिर कहती है नरेटर और राइटर कि my acquaintance means familiarity, जान पहचान, with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi. Periphery means border of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Metaphorically means other meaning than the literal meaning. तो क्या कह रही है कि my acquaintance with the barefoot rag pickers, कि मेरा जो जान पहचान था इन पैदल चलने वाले कचड़ा चुनने वालों के साथ, वो मुझे कहाँ ले गया, वो मुझे सीमापुरी ले गया। यानी एक दिन उनके साथ नरेटर कहाँ चल गई, सीमापुरी चल गई। सीमापुरी कैसा जगह है, वो क्या है कि अ प्लेस, एक जगह है, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दैट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पर, येट स्टिल, येट मीन्स स्टिल, फिर भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी दिल्ली सो यह मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स अदर मीनिंग देन द लिटरल मीनिंग, इट मीन्स using a word or phrase to indicate something different from literal meaning. What does it mean? It means that Simapuri is still a very backward place. It is miles away from Delhi. Delhi is very much developed, but Simapuri is miles away from it. It means it is far away from development. In spite of, even after being situated or located on the periphery of Delhi, Simapuri is miles away from it. It means it is miles away from Delhi in the sense of development. Those who live here, और जो लोग यहाँ रहते हैं, कहाँ, सीमापुरी में, are squatters. वे लोग क्या हैं, squatters हैं. So what do you mean by a squatter? So squatters are people who occupy any place or any building without having any permit or authority. So those who live here, it means those people who live in Simapuri are squatters. वे लोग सब क्या है, squatters, यानी unauthorized वे लोग वहाँ रह रहे हैं. Who came from Bangladesh back in 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से वहाँ आए थे और सेटल हो गए. साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहिब का परिवार भी इन्हीं स्क्वाटर में से एक है. Simapuri was then a wilderness. It is an important line. Simapuri was then a wilderness. It still is. वह अभी भी है. But it is no longer empty. So these lines are important. Simapuri was then a wilderness. Wilderness means a desolate place. A desolate place, a desolate area, सुनसान वीरान जगह. It still is. वह अभी भी एक desolate, सुनसान वीरान जगह है. बट लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वह अब खाली नहीं है, लेकिन वह अब खाली नहीं है. इट मीन्स when in 1971 when the squatters from Bangladesh came and settled there in Simapuri, so at that time it was a wilderness, means it was empty. At that time it was empty, that's why it was wilderness. It was a desolate place or desolate area. इट स्टिल इज, लेकिन अभी भी यह डेजोलेट प्लेस है, सुनसान जगह है, वीरान जगह है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, इट मीन्स इट इज़ नाउ, इट स्टिल इज अ डेजोलेट प्लेस, बट नॉट इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन, बट इन द सेंस ऑफ डेवलपमेंट. इट मीन्स इट इज स्टिल अ बैकवर्ड प्लेस. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वाई? बिकॉज इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, दैट इज इन हाउसेज ऑफ मड, मिट्टी के घरों में, with roofs of tin and tarpaulin, जिनका रूप्स, जिनका छत किस चीज़ का है, टिन का है और तारपोलिन का है. तारपोलिन किसको कहते हैं, वाटरप्रूफ कैनवास, वाटरप्रूफ कैनवास यूज फॉर रूफिंग, वाटरप्रूफ कैनवास को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, छाने के लिए घर को ऊपर से. डिवाइड ऑफ सीवेज, जहाँ की क्या है, देयर इज डिवाइड ऑफ सीवेज सिस्टम. सीवेज गंदी पानी जो है, गंदा पानी का बहने का कोई सिस्टम नहीं है, देयर इज़ नो सीवेज सिस्टम. ड्रेनेज, ड्रेन, नाला, जहाँ की नाला का कोई सिस्टम नहीं है पानी के बहाव के लिए. और रनिंग वाटर, वही पानी के बहाव के लिए. लीव 10,000 rag pickers and there in Simapuri live
10,000 rag pickers. See, where? In structures of mud, in houses of mud, with roofs of tin and tarpaulin, whose roofs were made up of tin and tarpaulin, where there is no sewage system, where there is no drainage system, where there is no system of running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years. और यहाँ इस जगह सीमापुरी में they have lived here for more than 30 years. उनको यहाँ रहते हुए 30 साल से ज़्यादा हो गया था. विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के वे लोग यहाँ रहते आ रहे हैं और उनको रहते हुए 30 साल से ज़्यादा हो चुका है यहाँ. विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स, और इनको कोई परमिट्स नहीं है यहाँ रहने का, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिसके कारण उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है. एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, एंड राशन कार्ड्स हैव मेड देम एबल टू बाई ग्रेन, जिसके कारण, जिसके सहायता से वे लोग ग्रेन खरीद सकते हैं. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट for survival than an identity. This is the reality, that food is more important for survival than an identity. कि food ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए या जीवन यापन के लिए than an identity, बिना किसी पहचान के. Because they have lived here for more than 30 years without any identity, but they have the ration cards that enable them to buy grain. It means they can get food. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees. Tattered means ragged, fata chita, या फटी चिटी, worn out, damaged, ragged. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, the narrator or writer Annie Jung says कि when she asked that why they left their beautiful land of green fields and rivers in Dhaka and they have come here, then a group of women who were wearing tattered sarees, a group of women जो कि फटी चिटी साड़ी सब पहनी थी, उन्होंने जवाब दिया क्या कि if at the end of the day, अगर दिन के अंत में यानी कि शाम में या रात में, we can feed our families, अगर हम लोग अपने परिवार को खिला सकते हैं यानी कि उनका पेट भर सकते हैं, and go to bed without an aching stomach, और हम लोग सो सकते हैं बिना पेट दर्द के, जो भूख से जो पेट दर्द देता है, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो हम लोग यहीं रहेंगे, ना कि उन फील्ड्स में जहाँ कोई ग्रेन, जो फील्ड्स हम लोग को कोई ग्रेन नहीं देता है. इट मीन्स वेयर नो ग्रेन grows up. Say a group of women in tattered sarees. Wherever they find food, जहाँ भी इनको भोजन मिलता है, they pitch up their tents. वे लोग pitch means erect. वहीं वे लोग क्या करते हैं, अपना tents erect कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, लगा लेते हैं. That become transit homes. Transit means mobile, movable. जो tents क्या हो जाता है, इनका transit homes हो जाता है. Children grew up in them, और बच्चे इन्हीं टेंट्स में बड़े होते हैं. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वे लोग पार्टनर्स बन जाते हैं इन सर्वाइवल, यानी वे लोग भी जब बड़े होते हैं तो काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. इट मीन्स कि ओनली द रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी. केवल रैग पिकर्स ही सीमापुरी में रहते हैं. सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब था कि कचड़ा चुनना, केवल कचड़ा चुन के ही ये लोग अपना जीवन यापन कर सकते थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो केवल कचड़ा चुनने वाले ही वहाँ रहते थे और कोई सर्वाइवल का वहाँ मीन्स नहीं था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी डेजोलेट प्लेस. थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, कि कई सालों से यह जो था, इट मीन्स द एक्ट ऑफ पिकिंग अप रैग्स, कचड़ा चुनना, has acquired the proportions of a fine art. यानी this business has become a sort of fine art. ये business एक तरह का जैसे कला का रूप ले लिया. Garbage to them is gold. Garbage to them is gold. In this line, the figure of speech in this line is hyperbole. Hyperbole is a figure of speech in which a statement is exaggerated.
मीन्स बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है किसी स्टेटमेंट को। यह हिंदी में इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, यानी जिस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट गार्बेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम और वेरी प्रेशियस टू देम, द राइटर हैज़ रिटन दैट द गार्बेज टू देम इज गोल्ड, की गार्बेज कचड़ा उनके लिए सोना है। इट मीन्स एज गोल्ड इज वेरी वैल्यूएबल, in the similar manner garbage to them, it means garbage for the rag pickers is very valuable, because whatever they could do by selling up the things that they get in the dumps of garbage. Okay, so garbage to them is gold. It is their daily bread. See, ये इनकी रोजी रोटी है. It is a roof over their heads. और यह कचड़ा क्या है इनके, it is a roof over their heads, इनके सर के ऊपर का छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वह चूता हुआ रूफ क्यों नहीं हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। इट मीन्स दिस गार्बेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम बिकॉज दे कुड sell the things that they get in the dumps of garbage, and by only selling those things they can earn their livelihood. So garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a looking roof. Even if they have huts or leaking, whose roofs are leaking, but whatever they have, only it is because of the garbage. But for a child, लेकिन बच्चों के लिए it is even more, या इनसे भी कुछ बढ़ के है। If sometimes he says, who, साहिब आलम says कि I sometimes find a rupee, कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिलता है, even a 10 rupee note, और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिलता है। साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, लाइटिंग मीन्स ब्राइटनिंग, और जब साहिब ये बात कहता है कि कभी कभी उसे 1 रुपया मिलता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिलता है, देन ही बिकम्स हैप्पी। इसका ये मतलब है कि साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, लाइटिंग अप मतलब क्या है, उसकी आंखें चमक उठती है, मतलब उसकी आंखों में खुशी नज़र आती है, ही बिकम्स हैप्पी। So happily he says that he sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. When you can find a silver coin in a heap of garbage, heap means dump, ढेर. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. Scrounging means searching, finding. कि जब किसी को भी सिल्वर कॉइन मिलता है इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कचड़े के ढेर में, तो कोई भी ढूंढना बंद नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज, फॉर मीन्स बिकॉज देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि और भी पाने का, और भी मिलने का और उम्मीद होता है, आशा होता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचड़ा का कुछ अलग ही मीनिंग है और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और ही मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर। यह रैप्ड मीन्स कवर्ड, लिपटा हुआ, जैसे वह कवर्ड हो, लिपटा हुआ हो, किसमें? वंडर में, सरप्राइज में, आश्चर्य में। बिकॉज वेन एवर दे गेट अ रूपी और इवन ए 10 rupee note, so they become very surprised. They are surprised to get this. For the elders, लेकिन बड़ों के लिए, elders के लिए, it is a means of survival. यह उनके जीवन यापन का साधन है। One winter morning, एक दिन सुबह में, जाड़े के समय, I see साहब standing by the fenced gate of the neighboring club. नरेटर कह रही है कि मैं साहब को देखी, बाई मीन्स बाई द साइड ऑफ, वो खड़ा था कहाँ? बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कि पड़ोस में जो क्लब था उसका घिरा हुआ जो गेट था उसके बगल में, वह फेंस्ड गेट के बगल में वह खड़ा था, क्लब के गेट के बगल में। वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis, and he was standing by the fenced gate of the neighborhood club, and he was watching the 2 young men who were dressed in white, it means who were wearing white dress and who were playing tennis. और उस क्लब के गेट के बगल में खड़े होकर साहब 2 यंग मैन को टेनिस खेलते हुए देख रहा था, जो कि वाइट ड्रेस पहने हुए थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, ही स्पीक्स इन अ लो वॉइस। साहब स्पीक्स इन अ लो वॉइस, व्हाट? ही लाइक्स द गेम, मुझे यह गेम पसंद है, वो कहता है धीरे से। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, एंड ही इज कंटेंट, ही सेटिस्फाइड। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड संतुष्ट, और वह संतुष्ट। टू वॉच इट,
to watch tennis standing behind the fence. कि fence means घेरा, boundary, और से उस घेरे के पीछे से, बाउंड्री के पीछे से ही उस टेनिस खेलते हुए दो यंगमैन को देख के वह संतुष्ट। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और साहब कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ, मैं क्लब के अंदर जाता हूँ व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी इधर उधर यानी इसके आसपास नहीं होता है, क्लब के आसपास। ही एडमिट्स, ही एक्सेप्ट्स इट, उसको वह स्वीकारता है क्या, कि ही गोज इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं रहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, लेट्स मीन्स अलाउज, और गेट कीपर जो है वह मुझे स्विंग, झूला को क्या, झूला झूलने देता है। ही अलाउज मी, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, यानी ही अलाउज मी टू यूज द स्विंग, स्विंग मीन्स झूला। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस शूज पहना हुआ है, साहेब भी टेनिस शूज पहना हुआ है, ठीक है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि स्ट्रेंज लगता है, अजीब लगता है, ऑड लगता है, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और उसके जो शर्ट और शॉर्ट्स जो है, जो वह पहना हुआ था, वह डिसकलर्ड हो चुका था, यानी उसका रंग उड़ चुका था, ठीक है। लेकिन बट द टेनिस शूज दैट ही वॉज वियरिंग वर शाइनिंग। समवन गेव देम टू मी, he says in the manner of an explanation. In the manner of an explanation, it means as if he was explaining that from where he got that pair of shoes. He says, what? कि someone gave them to me, कि किसी ने मुझे यह दिया था, यह जूता। The fact, the reality that they are discarded shoes. Discarded means used and left. यह सच्चाई कि वे जूता जो उनको दिया गया था किसी के द्वारा, वह डिस्कार्डेड शूज़ था, किसी रिच बॉय का, किसी धनी लड़के का, हु परहैप्स, जो शायद रिफ्यूज़ टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, जो शायद रिफ्यूज़ कर दिया हो, नकार दिया हो, मना कर दिया हो, टू वियर, पहनने के लिए, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, बिकॉज उन दो जूतों में से एक जूता में क्या था, होल था, एक छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, बट दिस थिंग डजंट बॉदर हिम, बॉदर मीन्स ट्रबल हिम, परेशान करना। इट मीन्स साहब को कोई भी परेशानी नहीं थी उस होल वाले जूतों को पहनने में। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, बिकॉज फॉर वन, किसी के लिए, हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो अब तक नंगे पाँव चला हो, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, सो छेद वाला जूता भी होना उसके पास जो अब तक नंगे पाँव चला हो, यानी जिसके पास अब तक कभी कोई जूता नहीं हुआ हो, उसके लिए होल वाला शूज़ होना भी क्या है, इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जैसे कि सपना साकार होने के जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वह गेम, वह खेल, कौन सा खेल, टेनिस, ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, सो कीनली, जिसको वह बड़ी एकदम ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टेड होके देख रहा था, वॉच कर रहा था। इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वह उसके पहुँच के बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, जो दिन की नरेटर बात कर रही है कि दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब कहाँ है, रास्ते में है, ऑन हिज वे है यानी रास्ते में है, टू द मिल्क बूथ यानी वह कहाँ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द मिल्क बूथ एंड ही इज़ ऑन द वे। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में क्या है, स्टील का एक कैनिस्टर है, कैनिस्टर मीन्स कैन। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, साहिब कहता है कि अब मैं उस चाय की दुकान में काम करता हूँ, जो कहाँ है, डाउन द रोड, रोड उस सड़क के नीचे, चाय की दुकान में अब मैं काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और दूर दिखाते हुए इस तरह से कहता है कि अब मैं वहाँ उस सड़क के नीचे चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, और मुझे 800 रुपया दिया जाता है। एंड ऑल माई मील्स, मील मीन्स भोजन, फूड, और मेरे हर एक टाइम का भोजन भी दिया जाता है, फूड भी दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड। The narrator or writer Anis Jung asked Sahib whether he liked the job or not. Which job? The job in a tea stall down the road. His face, I see, has lost the carefree look. Okay. And the narrator says that when she asked Sahib whether he liked the job, the work in a tea stall down the road, then all of a sudden the expression of carefree look disappeared from his face. It means all of a sudden there was an expression of
seriousness on the face of Sahib. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns a tea shop. Sahib is no longer his own master. So, why did Sahib become serious? Why did he lose the carefree look? What was the reason? The reason was that earlier he was his own master. It means he was free. The first reason is that when he would pick up rags, कि जब वो कचरा चुनता था, then he would carry plastic bag. He would carry the plastic bag, and that plastic bag was lighter than the steel canister that he carries now. The second reason and the most important one is that bag was his. It means the plastic bag belonged to him. वो उसका अपना था. But the canister, it means steel canister in which he carries milk, the canister belongs to the man who owns the tea shop. But the steel canister in which he carries milk belongs to the tea shop, belongs to the owner of the tea shop. Sahib is no longer his own master. It means Sahib has lost his freedom. That's why he lost the carefree look when the narrator asked him whether he liked the job in a tea stall down the road. So we have completed the first story, that is the story of Sahib Alam, who is a rag picker. And in this story we have seen that how much the slum children were unhappy and how much they have to work very hard for the survival of their life. So I will continue the next story, that is the story of Mukesh, who belongs to the family of a bangle maker, in my next video. Thank you very much for this.